ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगर हमने उन पर बमबारी न की होती तो 28 फरवरी से 2 सप्ताह के भीतर उनके पास परमाणु हथियार होता और तब तक उसका इस्तेमाल हो चुका होता। देखिए, ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और कहा उन्होंने क्या है कि अगर हमने बमबारी न की होती तो 28 फरवरी से 2 सप्ताह के अंदर अंदर उनके पास परमाणु हथियार भी होता और तब तक उसका इस्तेमाल भी हो चुका होता। और अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सर और यूके देवनाथ सर। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। अजिताभ सर, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 28 फरवरी से 2 सप्ताह के भीतर भीतर परमाणु हथियार भी होता, उसका इस्तेमाल भी हो चुका होता अगर हमने उन पर बमबारी न की होती तो। देखिए प्रेरणा जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं। 2015 में बाजाप्ता ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हो गया था। उस एग्रीमेंट के तहत बाजाप्ता इनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने रूस को सौंपा हुआ था। 2018 में ये राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं जिन्होंने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। उसके बाद से जो IAEA है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसकी खबर है कि उस एग्रीमेंट को 2018 में जब अमेरिका ने तोड़ दिया, उसके बाद से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा दिया, यूरेनियम को 60% तक इनरीच कर दिया और उसकी वजह से वो परमाणु वेपन्स कह लीजिए, हथियार बनाने के कगार पे शायद पहुंच जाता अगर ये बीच में रुकावट नहीं आती। हमें समझना होगा यहाँ पे कि आखिर ये इसके पीछे उद्देश्य क्या है। अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप दोनों बचाना चाहते हैं इजराइल को, क्योंकि इजराइल उनका सबसे बड़ा साझेदार भी है और एक तरह से कहिए ट्रेड पार्टनर भी कह लीजिए, रणनीतिक और कूटनीतिक पार्टनर भी कह लीजिए। मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए इजराइल को हमेशा से अमेरिका सपोर्ट देता रहता है। अब इजराइल की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने अब्राहम एकॉर्ड की बात की, तो इजराइल को तो 1950 में ही ईरान ने एक तरह से रिकॉग्निशन दे दिया था। 1948 में इजराइल का, जो दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, इजराइल की स्थापना 1948 में हुई। 1950 में ईरान वाज द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री तुर्की के बाद जिसने ईरान को मान्यता दे दी थी। लेकिन जब 1979 में इस्लामिक रेजिमे आई अयातुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में, तो उन्होंने उस मान्यता को इजराइल को मानने से इनकार कर दिया। तो ईरान तो पहले से माना हुआ था, इजराइल को मानता था, उसके बाद ही ये सारी हुई है। अब अब्राहम एकॉर्ड बेसिकली उसी इजराइल की को ज्यादा स्थापित करने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए अमेरिका का प्रयास है। और आज देखिए, रियलिटी ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 193 मेंबर हैं। 193 में से 163 सदस्य इजराइल को मान्यता देते हैं। इजराइल को सिर्फ 29 देश अभी मान्यता नहीं दे रहे हैं। उसमें से 15 देश जो हैं, अरब लीग जो एक संस्था है इस्लामिक कंट्रीज का, उसके 15 देश नहीं दे रहे हैं। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें नॉन अरब लीग के कह लीजिए सिर्फ 11 देश हैं जो ईरान को मान्यता, इजराइल को मान्यता नहीं दे रहे हैं। और 3 ऐसे देश हैं, वेनेजुएला है, नॉर्थ कोरिया है और क्यूबा है। ये तीनों अमेरिका को अपोज करते हैं, इसलिए इन्होंने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी है। तो ये सारा कवायद 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप की ही का आइडिया था अब्राहम एकॉर्ड बनाने का। अब अब्राहम एकॉर्ड बेसिकली नाम भी प्रोफेट इब्राहिम थे, उनके नाम पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? प्रोफेट इब्राहिम को इस्लाम भी, क्रिश्चियन भी और यहूदी तीनों उसको रिस्पेक्ट देते हैं, प्रोफेट इब्राहिम, और उसी के नाम पे ये अब्राहम एकॉर्ड बना और 2020 में लागू हुआ, जिसको अभी तक 6 देशों ने, जैसा कि देवनाथ सर बता रहे थे, उसको मान्यता दी है, उसको एक्सेप्ट किया है। तो अब 6 से ट्रंप चाहते हैं बढ़ाना। अब उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो अभी तक उसको मान्यता नहीं देते हैं। ट्रंप की कोशिश है, इवन ओमान भी मान्यता नहीं देता है। ट्रंप की कोशिश है कि ये इजराइल को मान ले, सो दैट कि उनमें एक परस्पर
रिलेशन बने और युद्ध का वातावरण कमे और शांति के प्रयासों को और बल मिले। अब ये होगा या नहीं होगा, या ये परमाणु धमकियां बढ़ती रहेंगी, देखना होगा कि आगे क्या होता है इसमें। बिल्कुल ठीक है आपने। वापस लौटती हूं मैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी बातचीत में हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाघेरी कानी ने मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कहा कि यह मुद्दा बातचीत के एजेंडे में ही नहीं है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान को उसके 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल रखने की अनुमति नहीं देगा। और इस बीच देखिए, ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा उस बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। और पहले से IRGC भी ईरान की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आए हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के हम किसी भी तरीके का कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं है। और अब ईरान ने कहा है कि लगातार जो वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा शामिल ही नहीं है। तो योगी देवनाथ सर, इसको मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें तो एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा ही शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका की तो सुई ही इस पे अटकी हुई है। हाँ प्रेरणा, ये ईरान का जो अप्रोच है ये दिखाता है कि वह एक परमाणु मुद्दे पे कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता। एक तो होता है, कहते हैं कि नेगोशिएट करो, नेगोशिएट नहीं करना चाहता ईरान। एक होता है कि नेगोशिएट करने के बाद, डिस्कशन होने के बाद बोला जाता है कि ये मुद्दा नॉन नेगोशिएबल है, कि ठीक है बात कर लेते हैं लेकिन हम मानेंगे नहीं। और ईरान का जो है ये डिप्लोमेटिक टाइज में है कि मुद्दा ही नहीं है, मतलब टेबल पर जब बैठेंगे तो ये मुद्दा ही नहीं है, डिस्कशन करने की कोई बात ही नहीं है। यानी ईरान सीधा सीधा डिस्कशन करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। तो ईरान के लिए पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, यानी अमेरिका ने जो ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की है उसको खोले। ईरान के लिए वो पहला पॉइंट है। तो जो अभी वार्ता चल रही है इसमें बाकी जो 8, 10, 12 मुद्दे हैं वो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। 25 बिलियन उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको अमेरिका रिलीज करेगा, क्या उस किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, वो सब मुद्दे हैं। लेकिन ऐसे कोई इतने बड़े भी मुद्दे नहीं हैं। 25 बिलियन डॉलर के एसेट्स तो 1979 में ही अमेरिका ने छीन लिए थे। 1979 में मैं आपको बता दूं, जब ईरान रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खमेनी पावर में आए, तो अमेरिका ने ईरानियन जितने एसेट्स, ईरान के जो एसेट्स थे जो कि अमेरिका में थे, उनको फ्रीज कर दिया। अब ये टेक्निक समझनी पड़ेगी। देखिए डॉलर इकोनॉमी में क्या होता है, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी में क्या होता है कि जब भी कोई अरब मुल्क, गल्फ कंट्री कच्चा तेल बेचता है और डॉलर कमाता है, तो अमेरिका के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जैसे सऊदी है, पेट्रोल बेचा, डॉलर कमाया, वो डॉलर वो सऊदी अरेबिया में नहीं रख सकते। कहाँ रखना पड़ेगा? अमेरिकन बैंक्स में रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट शाह ऑफ ईरान के टाइम में 1953 से लेके 1979 तक ईरान और अमेरिका के बीच में था कि शाह ऑफ ईरान से जो कच्चा तेल बेचा जाएगा, जो डॉलर कमाएगा, वो अमेरिकन बैंक्स में रखा जाएगा। तो उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया। इसी तरह से अमेरिका की दबाव में आके जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मित्र देश थे, उन्होंने भी ईरान के एसेट्स को एज एन अमेरिकन सैंक्शन गल्फ कंट्रीज में फ्रीज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत है, ईरानियन एसेट्स कहाँ कहाँ फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने। जापान, अद्भुत बात है, ईरानियन जो इन्वेस्टमेंट जापान में थे, ताइवान में थे,
ईरानियन इन्वेस्टमेंट जो दक्षिण कोरिया में थे, इन सबको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। तो अभी हम $25 बिलियन की बात कर रहे हैं। ईरान से आस्ते आस्ते जब डेटा सामने आ रहा है, शुरुआती दौर में ऐसे कहा गया कि दुनिया भर में ईरान के $120 बिलियन के एसेट्स फ्रोजन हैं अमेरिका प्रेशर में, जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। और अब छन छन के ये आ रही है कि $200 बिलियन तक टोटल। देखिए 1979 है, जो एसेट्स फ्रोजन हुए थे वो 3 तरह के एसेट्स, ईरानी सरकार के एसेट्स फ्रीज हो गए थे पूरे दुनिया में, ईरानी कंपनियों के एसेट्स फ्रोजन हो गए थे पूरे दुनिया में, और ईरानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनके भी एसेट्स फ्रोजन हो गए थे पूरे दुनिया में। तो डेटा कलेक्शन में अब समय लग रहा है। 45 साल पुराना डेटा है। ईरान की वो कंपनियां बंद हो गई हैं। आधे कंपनियों में मालिकाना हक किसका है उसके बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि जब 1979 में रेवोल्यूशन हुआ तो जितने बड़ी बड़ी ईरानियन कंपनी थी उनके जो मालिक थे वो भाग के यूरोप और मैं ईरानियन मालिक की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों हजारों भागकर यूरोप चले गए थे या अमेरिका चले गए थे। तो अब उनका आधा परिवार ईरान में रह गया है। तो बहुत जंजाल भरा हुआ डेटा प्रोडक्शन हो रहा है। तो करीबन $200 बिलियन एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रोजन हैं ईरान के। जी प्रेरणा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिताब सर, आपका भी मैं रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला, ईरान के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है अमेरिका ने। बंदर अब्बास में भी सैन्य ठिकाने पर अटैक, हमले की आशंका के बाद अटैक किया गया है। ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से, जो कि पहले भी दिया गया। पहले जब अटैक्स किए गए तब अमेरिकी सेना की तरफ से यही कहा गया कि ये हमने सेल्फ डिफेंस के तौर पर किया है। और अब एक बार फिर से देखिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। 4 ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका का। बंदर अब्बास में भी सैन्य ठिकाने पर अटैक किया गया है। और अब फिर से तकरीबन वही स्टेटमेंट कि हमले की आशंका थी और हमले की आशंका के बाद ही हमने अटैक किया है। अब अजिताभ सर, पहले तो आप मुझे एनरिच्ड यूरेनियम पर अपना रिएक्शन दीजिएगा कि जब ये कहा जा रहा है कि जो वार्ता हो रही है उसमें तो ये मुद्दा ही नहीं है, लेकिन लगातार इसको लेकर के अमेरिका भी मुखर है। ये कह रहा है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम रखने नहीं देंगे, और आईआरजीसी की तरफ से कहा जाता है कि हम इस पर किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लगातार इस तरीके के अटैक्स ट्रस्ट डेफिसिट को जाहिर तौर पर और बढ़ा रहे हैं, जो कि वार्ता में एक बड़ी काट बन सकती है। सर देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा प्रेरणा जी। सबसे पहले तो ये समझना होगा, जो 14 पॉइंट ईरान ने सौंपे हैं और जिस पे अभी बातचीत चल रही है दोनों के बीच में, वो बेसिकली उसमें तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का की चर्चा है, वो एजेंडा में है। लेकिन वो 30 दिनों के बाद, अभी तो सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, बातचीत का फ्रेमवर्क तैयार करने की बात है, उसी में अभी फंसे हुए हैं। अगर ये बातचीत होती है तो उसके 30 दिनों के बाद ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात होगी। इनरिच्ड यूरेनियम को देना है या लेना है, उस पे बात होगी। तो वो प्रायोरिटी में अभी नहीं है। इस बीच ईरान का जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने अपने रेड लाइन भी अनाउंस किए हैं। 4 उसने रेड लाइन अनाउंस किए हैं। उसमें से पहला है कि हॉर्मुज पे उसका कब्जा रहेगा। दूसरा है कि प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम जो है या न्यूक्लियर इनरिचमेंट की जो बात कर रही है, ईरान का कहना है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रखेंगे। तीसरा है कि इनरिच्ड यूरेनियम जो 440 केजी की आपने बात की प्रेरणा जी, वो कह रहा है कि हम वो नहीं देंगे। और चौथा उसका है कि जो सैंक्शन लगा हुआ है, जो देवनाथ सर बता रहे थे, ईरान पे जो सैंक्शन लगा हुआ है, उस सैंक्शन को अमेरिका पहले से हटाए। तो ये 4 जो रेड लाइंस उन्होंने डिफाइन किया है, उसके बाद ही आगे हम किसी चीज पे बात करेंगे, ऐसा है। तो मामला वहां पे है। तो एजेंडा में तो है, लेकिन प्रायोरिटी अलग अलग है। अमेरिका की प्रायोरिटी परमाणु मुद्दा और इनरिच्ड यूरेनियम का पहले है, लेकिन ईरान पहले कह रहा है सैंक्शन हटाओ और हॉर्मुज से अपना जो नाकाबंदी है उसको हटाओ, और दूसरी तरफ ये दोनों हम नहीं देंगे, इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे और इनरिचमेंट का प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। यहाँ पे तकरार है। और अब जो आपने अटैक की बात की, तो पिछले 2 दिन में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दोनों के बीच छिटपुट अटैक की घटनाएं हुई हैं। अमेरिका वैसे तो ऑफिशियली
कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस में किया है। कहीं ना कहीं संघर्ष विराम का एक उल्लंघन भी इसमें मैं देखता हूं। और जो खबरें आ रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका शायद एक ऑयल टैंकर निकालना चाह रहा था हॉर्मुज से। देखिए, हॉर्मुज में वो टेस्ट एंड ट्रायल भी कर रहा है अमेरिका। वो ईरान की नब्ज को टटोल रहा है, कितनी उसकी तैयारी है, कहां कहां माइंस हैं, कहां से हम ओमान के तट के थ्रू क्या हम निकाल सकते हैं हॉर्मुज से टैंकर्स को या वेसल्स को। तो ये सारा टेस्टिंग के दौर में है। और शायद उसने कल एक फिर से ऑयल टैंकर को अमेरिका ने निकालने की कोशिश की, जिसको आईआरजीसी के लोगों ने रोका। उसके जवाब में उन्होंने ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की। काउंटर अटैक में अमेरिका ने वो 4 ड्रोन को मार गिराया। तो ये अभी लेटेस्ट वहां पे स्थिति है, क्योंकि छिटपुट जो घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से ये अच्छे शुभ संकेत तो नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई विल कंप्लीट इट, तो वो कंप्लीशन का क्या मीनिंग है? क्या वो फिर से ईरान पे अटैक करेंगे या बातचीत आगे बढ़ेगी? ये अभी तक क्लियरिटी नहीं है, टसल जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वापस लौटती हूं। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया था कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संघर्ष कम करने को लेकर एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस संभावित डील में अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और खाड़ी क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सामान्य करने को तैयार होगा। ईरानी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के संचालन को लेकर ओमान समेत क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। अभी अटकलें तो बहुत है। जो ड्राफ्ट डील है उसके बारे में अलग अलग जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन आखिर जो आखिरी मसौदा तैयार होगा उसमें क्या सच में इस तरीके का कोई जो है देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। यूके देवनाथ सर, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, जिसमें जिक्र ये है कि अमेरिका जो है वो नेवल ब्लॉकेड को हटा लेगा, इधर ईरान भी कहीं ना कहीं छूट देगा। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि पिछले काफी दिनों से तो हम यही देख रहे हैं, दोनों तरफ से ब्लॉकेड है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ चुका है कि अभी देखने वाली कंपटीशन ये है कि कौन पहले पीछे हटेगा, कौन पहले टोन डाउन करेगा। प्रेरणा, अगर अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा लेता है और ईरान के बंदरगाहों से, जैसे खड़ग आइलैंड है, वहां से जहाजों को बाहर जाने देता है अरब सागर की तरफ, और अरब सागर में इस वक्त करीबन 20 ऐसे जहाज खड़े हैं दुनिया के देशों के जो कि ईरान के बंदरगाहों को तक जाना चाहते हैं, तो अगर अमेरिका वहां अलाउ कर देता है तो ये युद्ध खत्म हो गया। आप मान के चलिए ये युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि ईरान ने उसके 5 मिनट में ही अपने तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना है। ये पत्थर की लकीर है। अगर अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा देता है तो 5 मिनट में युद्ध खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो इस युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिताब सर, आपको क्या लगता है, ये नेवल ब्लॉकेड जो है इसमें आगे चल के कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली है क्या? क्योंकि ड्राफ्ट डील की बात जो हम कर रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही है, उसमें कहा तो यही जा रहा है, रिपोर्ट्स यही दावा करें कि इस तरीके का समझौता पॉसिबल है आने वाले दिनों में। देखिए प्रेरणा जी, पहले तो ड्राफ्ट डील जो ईरान क्लेम कर रहा है उसको व्हाइट हाउस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि ये मनगढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है। तो ड्राफ्ट डील की अभी जिस तरह से क्लेम और काउंटर क्लेम हो रहे हैं, तो उस पे अभी कहना मुश्किल है कि ये मामला कहां पहुंचेगा और कहां पे एग्रीमेंट होगा। रही बात हॉर्मुज की, तो एकदम क्लियर मैं बता दूं कि हॉर्मुज आज के डेट में ईरान के लिए एक तरह से कहिए परमाणु जो हथियार है उससे बड़ा हथियार दे दिया है हॉर्मुज उसके पास। अब हॉर्मुज को वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज उसके लिए एक डेटरेंट भी है और एक गारंटी भी है। जैसे हमने 2015 में 6 देशों ने ईरान को गारंटी दी थी कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा और परमाणु एग्रीमेंट होगा, अमेरिका ने उस गारंटी को तोड़ा, उस विश्वास को तोड़ा। इनफैक्ट अमेरिका का तो हिस्ट्री ये है
कि 1953 से लेके अभी तक 7 बार बातचीत के बीच में अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, हिस्ट्री में सारी चीजें दर्ज है। तो इससे जो भरोसा है अमेरिका पे ईरान का, वो टूटा है। और टूटे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक बार नहीं 7 बार ऐसा हो चुका है। और खास करके पिछले साल से अब जब हम देख रहे हैं तो जून में भी पिछले बार अटैक हुआ बातचीत के बीच में, और इस बार 28 फरवरी को भी बातचीत के दौर जारी रहने के बीच में अमेरिका ने अटैक किया। तो इसलिए ईरान अब बातचीत में उतना भरोसा नहीं रह गया है। और जो हॉर्मुज को छोड़ने की बात है, ईरान बिल्कुल उसको नहीं छोड़ने की कवायद में है, क्योंकि वो गारंटी अब हॉर्मुज ही उसके लिए है। अगर हॉर्मुज पे उसका कब्जा है तो ये फॉर श्योर अमेरिका उस पे अटैक नहीं करेगा, करने से पहले 4 बार सोचेगा। इसलिए हॉर्मुज अभी उसके लिए एक तरह से डेटरेंस भी है, और एक कह लीजिए बातचीत में वो एक एडवांटेज भी, उसको लेवरेज भी दे रहा है, और तीसरी तरफ गारंटी भी दे रहा है। इसलिए हॉर्मुज को इतनी आसानी से ईरान नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका इस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो बार बार कह रहा है, कल भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये तो इंटरनेशनल वाटर है, इस पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने ओमान को भी इनफैक्ट थ्रेट दिया कि अगर ओमान और ईरान इस तरह की कोई कवायद करता है, कोई संधि करता है, कि वहां से ये दोनों मिलके उसको कंट्रोल करेंगे हॉर्मुज को, और वहां टोल कलेक्ट करेंगे, तो ये स्वीकार नहीं है। तो ईरान से आगे बढ़ के अभी अमेरिका ने इवन ओमान को भी थ्रेट दे दिया है। बिल्कुल ठीक है, आपने नेचुरल एंटिटी है, लेकिन फिर भी इतना तो साफ है कि ईरान जो है वो एज अ ब्रह्मास्त्र उसे इस्तेमाल कर रहा है। वापस लौटते हैं, एक बड़ी खबर है, हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। ब्रेंट क्रूड $96 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। कल सस्ता होने के बाद आज फिर महंगा हुआ क्रूड ऑयल। तो एक तरफ देखिए ये क्राइसिस है, यहां पर कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है और दुनिया भर पर इसका इंपैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए खबर ये है, ब्रेंट क्रूड $96 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। कल ही सस्ता हुआ था, लेकिन कल सस्ता होने के बाद आज फिर से क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया है। तो कुल मिलाकर देखिए महंगाई की मार भी दुनिया भर में तमाम देश झेल रहे हैं, और इधर बातचीत भी बन नहीं पा रही है। यूके देवनाथ सर, अगर हम थोड़ा सा इस बातचीत को साइड कर दें और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस तमाम कंट्रीज झेल रही है उसकी अगर हम चर्चा करते हैं, ये टाइमलाइन तो स्ट्रेच होता जा रहा है, लेकिन बाकी जो देश है वो कैसे इससे डील करें। अब देखिए ब्रेंट क्रूड जो है कल ही सस्ता हुआ था, लेकिन आज फिर महंगा हो गया। हाँ प्रेरणा, दुनिया की कई छोटे छोटे देश हैं, खासतौर से एशिया के देश, जो कि अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा 60% या शायद 80% पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। उनकी इकोनॉमी जो है प्राय प्राय कोलैप्स होने वाली है। छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, आप देख लीजिए, फिलीपींस है, थाईलैंड है। ये जो कंट्रीज हैं इनमें ज्यादा रिजर्व ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं है, ना उनके पास फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, यूरो, पाउंड की मुद्रा ज्यादा है, ना ही इन देशों में एनर्जी पैदा करने के लिए और कोई तरीका है। इन देशों में जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसकी कीमत 80%, 100% बढ़ गई। तो इन देशों में जाहिर बात है कि ऐसा ही चलता रहा तो और 1-2 महीने के अंदर कुछ देशों में तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका काफी कोशिश कर रहा है कि इन देशों को दूसरी जगह से ऑयल सप्लाई कर दे। जब मार्को रूबियो ने भारत को कहा कि भारत अमेरिका से जितना चाहे उतना कच्चा तेल ले सकता है, ऐसा ही प्रपोजल अमेरिका ने इन सब छोटे छोटे देशों को दिया हुआ है। तो सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, इन सब देशों को अमेरिका ने कह दिया कि जितना मर्जी में कच्चा तेल चाहिए अमेरिका से ले लो। लेकिन देखिए, जो लैंडेड कॉस्ट होती है ना, ब्रेंट क्रूड के जो लैंडेड कॉस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप देखें उसको WTI इंडेक्स जो अमेरिका का है उसके तुलना में बराबर ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो अमेरिकन क्रूड आता है, जो अमेरिकन क्रूड बास्केट है, इंक्लूडिंग वेनेजुएला का जो क्रूड आता है,
उसका टेक्नोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन थोड़ा भारी होता है। वो कहते हैं कि ये खट्टा तेल है, तो उसको रिफाइन करने की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ज्यादातर देशों में नहीं है। ज्यादातर एशियन कंट्रीज जब कच्चा तेल का प्रोसेसिंग करके उससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं तो जी वो पर्शियन गल्फ से कच्चा तेल लाना चाहती हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ के कच्चे तेल को स्वीट बोला जाता है। मतलब जी उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो इस तरह से होती है कि आसानी से उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाया जा सकता है। ठीक है तो सर। एशिया के देशों में बहुत बड़ा एक इंस्टेबिलिटी का माहौल आने वाला है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान हिले हुए हैं। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अजिताभ सर थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि समय कम बचा है। आपको भी लगता है कि अगर ये जो सिलसिला है इसी तरीके से चलता रहा, वार्ता हो रही है लेकिन कंक्लूजन नहीं निकल रहा, इसका एक लार्जर इम्पैक्ट पूरे ओवरऑल जो है दुनिया पर पड़ रहा है? कई देश ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा सकते हैं, जूझ सकते हैं। बिल्कुल प्रेरणा जी, देखिए एक नॉर्वे के एक अखबार ने एक एक बहुत ही सरकास्टिक कार्टून बनाया था जो थोड़ा सा रेशियल ब्लड था, इसलिए उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बट दूसरी तरफ उसमें कुछ सच्चाई भी है कि तेल के आप एक तरह से कहिए सांप के आगे बीन बजाए जो कहते हैं, तो यहाँ तेल के आगे बीन बजाए और बैठी तेल पिराए। तो तेल से हम लोग पिराए जा रहे हैं और सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। प्राइस उछल एक थोड़े से स्टेटमेंट हो जाता है, एक अगर ड्रोन अटैक हो गया तो उससे प्राइस, जैसे कल प्राइस गिर गया था, कल 90-92 तक आ गया था और आज देखिए जैसा आपने कहा 96 बढ़ गया। तो इससे दुनिया पे जैसे जैसे अनिश्चितता का माहौल रहेगा, तेल की प्राइस बढ़ती घटती रहेगी और इससे दुनिया का तेल निकल रहा है चाहे। और ये सिर्फ तेल और फ्यूल की बात नहीं है, ये एग्रीकल्चर हो गया, इससे एआई जैसी इंडस्ट्री है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, समय की कमी है सर।